Hello everyone. In this video, I'm going to discuss PGT Psychology previous year questions, and this is the part 2. इससे पहले I have also made a part 1 in which I have discussed 20 questions. So in this video also, I'm going to discuss 20 questions. Next 20 questions. So question number 21 is the minimum amount of physical intensity of a stimulus required for its detection इज कॉल्ड। तो यहाँ पे ये जो कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं एब्सोल्यूट लाइमन, डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड, टर्मिनल थ्रेशोल्ड, ये सारे साइकोफिजिक्स के कॉन्सेप्ट हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मिनिमम अमाउंट क्या है फिजिकल इंटेंसिटी की, उसको क्या बोलते हैं। तो दिस इज एब्सोल्यूट लाइमन, दैट इज ऑप्शन नंबर 2। तो ये तीनों टर्म का मतलब ये है कि लाइमन का सिंपली मतलब होता है थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड का मतलब कि वो पॉइंट जहाँ से आप कोई भी स्टिमुलस को 50% ऑफ द टाइम डिटेक्ट करोगे और 50% ऑफ द टाइम डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। तो एब्सोल्यूट लाइमन वो पॉइंट है जहाँ से कोई भी आपको सेंसेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर मैंने आपको टच किया, आपको वो फील नहीं हुआ, मैंने थोड़ा और प्रेशर लगा के टच किया, आपको वो भी फील नहीं हुआ, मैंने और थोड़ा प्रेशर लगाया तब आपको फील हुआ कि हाँ मुझे किसी ने टच करा। ठीक है, तो वो पॉइंट जहाँ से आपको सेंसेशन महसूस होना शुरू हुआ है, दैट इज द पॉइंट ऑफ एब्सोल्यूट लाइमन और थ्रेशोल्ड। डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड का मतलब होता है दो ऑब्जेक्ट में जब आप डिफरेंशिएट कर पाओ। अगर मैंने आपको दो वेट दिए, ठीक है, एक हाथ में 10 ग्राम रखा, दूसरे हाथ में 12 ग्राम रखा, और मैंने आपसे कहा बताओ भारी कौन सा है, तो इट मे पॉसिबल कि आपको डिफरेंस ना फील हो। ठीक है, फिर 13 ग्राम किया, आपको तभी डिफरेंस नहीं फील हुआ, आपको दोनों बराबर लग रहे। जब 15 ग्राम किया तब आपको लगा कि हाँ 15 ग्राम वाला थोड़ा भारी है। तो वो पॉइंट जहाँ से आप दो स्टिमुलस में डिफरेंस कर पाओ। ये सेम चीज लाइट के लिए भी कि आपको दो लाइट्स में इंटेंसिटी में डिफरेंस फील हो रहा है कि हाँ ये वाली लाइट थोड़ी ज्यादा है, ये वाली लाइट थोड़ी सी इंटेंसिटी इसकी कम है। तो दैट पॉइंट इज डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड। तो 15 ग्राम आपका डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड हो जाएगा, क्योंकि 14 पे आपको दोनों वेट बराबर लग रहे थे, 15 ग्राम पे आपको डिफरेंस फील हुआ कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिफरेंस है। ओके, टर्मिनल थ्रेशोल्ड का मतलब होता है कि वो मैक्सिमम स्टिमुलस, ठीक है, कि मैक्सिमम आपका जो भी आपका सेंस ऑर्गन है वहाँ पे जो लाइक ट्रेन का जो हॉर्न होता है, ठीक है, जिसके आगे आप इससे ज़्यादा कि आप ऑडिटरी के लिए आपके लिए इससे ज़्यादा तेज स्टिमुलस कोई नहीं होगा जितना तेज ट्रेन का हॉर्न होता है। तो दैट मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला जो पॉइंट होता है दैट इज द टर्मिनल थ्रेशोल्ड। क्वेश्चन 22 इज स्पेस एंड मूवमेंट एरर इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो ये सारे मेथड्स भी हैं मेजर टू मेजर, ये सारे मेथड्स साइकोफिजिक्स के हैं, एंड इट व्हाट दीज concept measure is the relation between stimulus and sensation। तो ये साइकोफिजिक्स बेसिकली क्या है कि ये स्टडी करता है हमारे रिलेशन को बिटवीन स्टिमुलस एंड सेंसेशन। तो जो मेथड ऑफ यहाँ पे पहले देखती हूँ मेथड ऑफ जो लिमिट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि हम असेंडिंग ऑर्डर में जो भी स्टिमुलस है उसको दे रहे हैं, ठीक है, स्मॉल टू लार्ज में या लार्ज टू स्मॉल में जैसे भी लगे। ठीक है, मोस्टली इट इज असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या करना है आपको ये बताना है कि जहाँ पे भी पॉइंट आपको फील हुआ, बेसिकली इट मेजर्स एब्सोल्यूट लाइमन। ठीक है, वो पॉइंट जहाँ से जैसे मैंने आपको टच किया, थोड़ा और टच किया, तो यही चीज़ है कि हम छोटा छोटा अमाउंट आपको देते जाएंगे टच का, और वो पॉइंट जहाँ से आपको टच फील हो रहा है वो आपका एब्सोल्यूट लाइमन हो जाएगा। तो ये जो मेथड है इस मेथड को मेथड ऑफ लिमिट बोलते हैं। मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई का मतलब होता है कि स्टिमुलस जो होते हैं वो रैंडमली प्रेजेंट करते हैं। इससे ये होता है कि जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है उसको कोई आइडिया नहीं होता है कि हाँ अगर असेंडिंग में करते हैं तो उसको पता है कि हाँ पिछली बार से ज़्यादा तेज़ आएगा। ठीक है, लेकिन जब रैंडम ऑर्डर में हम प्रेजेंट करेंगे तो जो सब्जेक्ट है वो इस बात का आइडिया नहीं लगा पाएगा कि जो नेक्स्ट स्टिमुलस आएगा वो असेंडिंग ऑर्डर वाला होगा या डिसेंडिंग, मतलब पहले से ज़्यादा होगा या पहले से कम होगा। तो ये एक लिमिटेशन जो मेथड ऑफ लिमिट की है उसको ख़त्म करता है मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई। मेथड ऑफ एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि हाँ जो भी स्टिमुलस हमने आपको दे दिया है एक स्टैंडर्ड स्टिमुलस, और आपको एक और स्टिमुलस दिया और बोला कि इसको बराबर करो, यानी कि बेसिकली यहाँ पे जो पूरा मेथड ऑफ लिमिट में और मेथड ऑफ कांस्टेंट स्टिमुलाई में सारा कंट्रोल एक्सपेरिमेंटर के पास होता है। यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है वो खुद से मैनिपुलेट कर सकता है। ठीक है, एडजस्ट करना होता है। जैसे मैंने आपको एक स्टैंडर्ड लाइन दे दी, ठीक है, और दूसरी एक और लाइन दे दी, आपसे ये कहा कि इसको ऊपर मतलब छोटा बड़ा करके आप इसको उसी स्टैंडर्ड लाइन जो मैंने आपको दी है उसके बराबर करो। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये मूलर लायर एक्सपेरिमेंट है। अगर किसी ने आप में से किया होगा तो वो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकता है। तो मेथड ऑफ एवरेज एरर इसको बोलते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या होता है कि जितने भी एरर्स वो करता है उन सबका एवरेज निकाल लिया जाता है, इसलिए
तो यहाँ पे जो स्पेस और मूवमेंट एरर है वो मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में होता है, जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। ठीक है, ये जो स्पेस एंड मूवमेंट एरर है ये एक्सपेरिमेंटर इसको कंट्रोल करता है। जिन्होंने मूलर लायर एक्सपेरिमेंट किया होगा वो इसको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। Question number 23 is who among the following emphasized a physiological approach of perception? तो perception का जो physiological approach है वो ये कहता है कि जो भी एक्टिवेशन है, कोई भी जो इंफॉर्मेशन है वो हमारे environment से हमारे ब्रेन तक की जा रही है। This activation result in electrical signal that are transmitted to the brain where perception occurs। ठीक है, तो यानी कि बाहर से environment में जब कोई भी चीज़ ब्रेन में जाती है तो उसको बॉटम अप अप्रोच भी कहते हैं, एंड दिस थ्योरी वॉज propounded by गिब्सन। ठीक है, उन्होंने डायरेक्ट थ्योरी ऑफ परसेप्शन भी कहते हैं इसको, बॉटम अप भी कहते हैं, फिजियोलॉजिकल अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, तो इट बिगिंस विद एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर्स इन द आई, ईयर, स्किन, नोज, माउथ एंड एडिशनल रिसेप्टर्स इनसाइड द बॉडी। ठीक है, तो बाहर से भी कोई चीज अंदर जा रही है तो दैट इज फिजियोलॉजिकल अप्रोच। तो इसको गिब्सन ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट। क्वेश्चन 24 इज द परसेप्शन ऑफ मोशन इन मोशन पिक्चर्स इज एन एग्जांपल ऑफ। सेम इसी तरह का क्वेश्चन आया है, इसी पेपर में ही वो क्वेश्चन था जिसको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया है। So the option number 1 is correct. Okay, stroboscopic movement. I have explained this in the previous video. Question number 25 is in an experiment of reaction time to recognize neutral and taboo words was measured. The reaction time to recognize taboo words was significantly higher than the neutral words. तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें रिएक्शन टाइम को मेजर किया जा रहा है। रिएक्शन टाइम का मतलब होता है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कितना टाइम ले रहा है इंसान। ठीक है, मैंने आपसे कोई क्वेश्चन किया और आपने उसका आंसर दिया, तो मेरे क्वेश्चन करने और आपके आंसर करने के बीच का जो टाइम है दैट इज द रिएक्शन टाइम। तो जब भी हम आपको कोई भी टैबू वर्ड्स दे, टैबू वर्ड्स मतलब वो जो थोड़े से सोसाइटियल एक्सेप्टेबल नहीं है, सोशल एक्सेप्टेबल नहीं है कुछ, तो और न्यूट्रल वर्ड्स दूँ लाइक बेड या इस तरह की, बेड, विंडो, डोर, ये सारे न्यूट्रल वर्ड्स। ठीक है, तो जो रिएक्शन टाइम जो टैबू वर्ड्स है उनका ज़्यादा है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू न्यूट्रल वर्ड्स। तो इसको क्या बोलते हैं, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज द परसेप्चुअल डिफेंस मैकेनिज्म इज करेक्ट। तो परसेप्चुअल विजिलेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपका किसी तरफ झुकाव है, ठीक है, अगर आपको एक कार खरीदनी है मान लीजिए और आपके दिमाग में उसका ब्रांड भी है, तो जहाँ कहीं भी आपको वो कार का एड या कार का लोगो या कुछ भी दिखाई देगा तो आप उसको ज़्यादा नोटिस करोगे इन कंपैरिजन टू जो न्यूट्रल है, जिसके दिमाग में ऐसा कुछ आइडिया नहीं है कि उसे कार लेनी है या इस ब्रांड की लेनी है। तो दैट इज द परसेप्चुअल विजिलेंस। परसेप्चुअल इल्यूजन का मतलब होता है कि जब हम किसी भी स्टिमुलस को इनएक्यूरेटली परसीव करते हैं। ओके, इसको सेंसरी डिस्टॉर्शन बोलते हैं साइंटिफिक टर्म्स में। परसेप्चुअल डिफेंस मैकेनिज्म का मतलब होता है कि हम अपने आप को थ्रेटनिंग, ऑफेंसिव, अनप्लेजेंट या कोई भी ऐसा डिस्टॉर्टेड चीज़ को, मतलब हम उसको इनएक्यूरेटली परसीव करते हैं या उसको परसीव ही नहीं करते हैं, या अगर परसीव कर भी रहे हैं तो उसको डिस्टॉर्टेड वे में करते हैं। बेसिकली अपने आप को बचाना। ठीक है, जो भी सोशली अनएक्सेप्टेबल है हम उस चीज़ को कम या लेस परसीव करते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहा है, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। एंड परसेप्शन नेग्लिजेंस ये कोई भी टर्म नहीं है, जो फॉल्स टर्म है। ये टेचिस्टोकोप है, यहाँ पे दिया हुआ है, स्पेशली व्हेन प्रेजेंटेड अ ब्रीफ फ्लैशेस इन टेचिस्टोकोप। तो टेचिस्टोकोप बेसिकली रिएक्शन टाइम को मेजर करता है। ये डिजिटल भी हो सकता है, इस तरह भी हो सकता है। जो आप विंडो देख रहे हो यहाँ से आप लिस्ट पीछे लगा के और सिर्फ उतना जो भी आपको वर्ड दिखाना है वो यहाँ पे शो होगा, तो यू कैन रीड अबाउट इट बाय पॉजिंग द वीडियो। क्वेश्चन 26 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द थ्योरी ऑफ परसेप्शन ऑफ डेप्थ। तो डेप्थ परसेप्शन पे किसने इनमें से किसने काम किया था? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 दैट इज द गिब्सन। तो गिब्सन एंड वॉक, दीज टू आर दी पर्सन जिन्होंने डेप्थ परसेप्शन को इन्फेंट में स्टडी किया था। सो ये उनका जो डिवाइस है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड विजुअल क्लिप। नाउ कॉट्स लॉ इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो कॉट्स लॉ एक है, ये किससे रिलेटेड है? द ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट, अपैरेंट मूवमेंट। तो कॉट्स लॉ क्या होता है? ये अडोल्फ कॉट थे, ही वॉज अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने इसको दिया था। तो बेसिकली पिछले वीडियो में जो 5 फिनोमेना आई हैव डिस्कस्ड ये उसी से ही रिलेटेड है। तो 5 फिनोमेना में क्या था कि कोई भी अगर सीक्वेंस ऑफ लाइट है तो वो हमें एक मूवमेंट उसमें नजर आता है। ठीक है, जबकि वो एक्चुअल में मूवमेंट नहीं है, वो एक इल्यूजन है। वो एक लाइट ऑफ हो रही है, एक लाइट ऑन हो रही है। ठीक है, लेकिन जब वो सीक्वेंस में वो चीज़ हो रही है, ठीक है, तो वो एक हमें मूवमेंट नजर आता है, एंड दिस इज कॉल्ड 5 फिनोमेना। तो वही से ये चीज़ है कि जो 2 लाइट्स है उन लाइट्स की टाइमिंग क्या होनी चाहिए। वो टाइमिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हमें वो मूवमेंट लगे। ठीक है, वो इल्यूजन ऑफ मूवमेंट हमें हो। लेकिन अगर जैसे कि वो जैसे जितना करीब है डॉट्स, जितने करीब लाइट्स हैं
उतना कम टाइम होना चाहिए, ठीक है, एक लाइट जलने में और एक लाइट बुझने में, और जितना ज़्यादा दूर लाइट्स हैं तो टाइम उतना ज़्यादा होना चाहिए, तब हमें वो एक सीक्वेंस में एक मूवमेंट की तरह नजर आएगा। तो बेसिकली कॉर्ट्स लॉ इज अबाउट द टाइमिंग कि जो 5 फेनोमेना होता है उसमें जो टाइमिंग की बात कर रहे हैं कि अगर दो चीज़ें, दो लाइट्स, दो डॉट्स करीब हैं तो उसकी जो टाइमिंग है वो लेस होनी चाहिए, अगर दो डॉट्स दूर हैं तो उसकी टाइमिंग ज़्यादा होनी चाहिए, इन ऑर्डर कि हमें वो इल्यूजन ऑफ मूवमेंट हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 इज विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी वाज propounded by the works of लिप्स। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, एम्पैथी थ्योरी। तो लिप्स बहुत ही स्टार्टिंग में ही वॉज अ जर्मन साइकोलॉजिस्ट, तो उन्होंने इसको एस्थेटिक्स यानी आर्ट के फॉर्म में इसको दिया था, एंड जो ओरिजिनल उनका टर्म था दैट वाज आइन फ्यूलिंग, जिसको एम्पैथी में कह सकते हैं इंग्लिश में। तो विच ही डिस्क्राइब्ड एज द एक्ट ऑफ प्रोजेक्टिंग वन सेल्फ इनटू द ऑब्जेक्ट ऑफ अ परसेप्शन। तो इन्होंने ये आर्ट में या एस्थेटिक्स में यूज किया था इस वर्ड को। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी पेंटिंग जो बहुत ही क्लियर नहीं है, जिस पेंटिंग में क्लियर पिक्चर ड्रॉ नहीं है, ठीक है, तो वो दो लोग उसी पेंटिंग को अलग अलग तरह से परसीव कर सकते हैं, किसी को उस पेंटिंग में कुछ नजर आ सकता है और किसी को कुछ नजर आ सकता है। तो ये जो टेंडेंसी है इसको इन्होंने आइन फीलिंग या एम्पैथी बोला, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू लिप्स कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पैथी, अ पर्सन अप्रिशिएट्स अनदर पर्सनस रिएक्शन बाय अ प्रोजेक्शन ऑफ द सेल्फ इनटू द अदर। तो जो लिप्स कॉन्सेप्ट ऑफ एम्पैथी है वो ये कहता है कि हम दूसरों के रिएक्शन को अप्रिशिएट करते हैं अपने आप को उस पर्सन की जगह रख कर देखकर। तो एम्पैथी भी वही चीज कह रही है, तो इन्होंने ये चीज एस्थेटिक में निकाल बोली थी और वहां से ये एम्पैथी वर्ड आया। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 इज कांस्टेंट इंक्रीमेंट इन स्टिमुलस इंटेंसिटी प्रोड्यूसेस स्मॉलर एंड स्मॉलर इंक्रीजेस इन परसीव्ड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंसेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ स्टेट्स दैट। तो ये जो लॉज हैं, वेबर लॉ, फेक्नर लॉ, ठीक है, ये सारे भी साइकोफिजिक्स के अंदर है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज वेबर्स लॉ। तो वेबर्स लॉ बेसिकली कांस्टेंट इंक्रीमेंट की बात करता है, ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट इंक्रीमेंट की बात हो रही है क्वेश्चन में, तो कांस्टेंट इंक्रीमेंट की बात वेबर ने करी है। तो वेबर लॉ ये कहता है कि अगर हमारे सेंसेशन को स्टिमुलस मिले, ठीक है, कोई भी एक स्टिमुलस मिले, कोई भी सेंसेस को, एग्जाम्पल ले लेते हैं लाइट का, तो एक रूम में 10 कैंडल जल रही है मान लीजिए, तो अब हम उस रूम में कितनी और कैंडल्स जलाएं कि आपको लाइट की इंटेंसिटी में डिफरेंस पता चले, ठीक है, कि हाँ अब आप कह सको कि लाइट थोड़ी बढ़ गई है। तो अगर हम एक कैंडल मान लीजिए जलाते हैं, ठीक है, तो आपको नहीं डिफरेंस फील हुआ, दो कैंडल जलाएं तब भी नहीं फील हुआ, तीन कैंडल लगाएं तो आप कहो कि हाँ अब मुझे थोड़ी सी लाइट बढ़ी हुई लग रही है, ठीक है। तो 10 कैंडल पे आपको 3 कैंडल और ऐड करने पे आपको डिफरेंस फील हुआ, ठीक है, तो 100 कैंडल पे आपको 6 कैंडल के बाद डिफरेंस फील होगा, और 1000 कैंडल्स पे 9 कैंडल्स के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रपोर्शन है वो कांस्टेंट है, दैट इज 3, ठीक है। तो ये सारे सेंस मोडालिटी के लिए अलग अलग हो सकते हैं और डिफरेंट पर्सन में भी वेरी कर सकते हैं। तो बेसिकली जो वेबर लॉ है ये जस्ट नोटिशिएबल डिफरेंस है को मेजर करता है। ओके, डिफरेंशियल थ्रेशोल्ड या जस्ट नोटिशिएबल डिफरेंस इन चीजों को। क्वेश्चन नंबर 30 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मोनोक्यूलर डेप्थ क्यू। तो मोनोक्यूलर और बायनोक्यूलर ये दो डेप्थ क्यू हैं जिससे हम डेप्थ यानी कि गहराई को परसीव करते हैं। तो मोनोक्यूलर डेप्थ क्यू वो होते हैं जिसके लिए सिर्फ एक आंख की जरूरत होती है, एक आंख से वो डेप्थ परसेप्शन हो जाता है। बायनोक्यूलर क्यू वो होते हैं जिनमें दोनों आंखों की जरूरत पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे जो मोनोक्यूलर डेप्थ क्यू कौन सा नहीं है ये पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 दैट इज रेटिनल डिस्पैरिटी, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। रेटिनल डिस्पैरिटी इज अ बायनोक्यूलर डेप्थ क्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हो द टू आई सेंड डिफरेंट इम्पल्सेस टू द ब्रेन। जो हमारी दो आंखें हैं, इन आंखों के बीच में जो डिस्टेंस है इस वजह से हमारी एक आंख का सीन दूसरा होता है, दूसरी आंख पे सीन दूसरा पड़ता है और ये दोनों मिल के एक सीन हम देखते हैं। तो आप इसको इस तरह से एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आप अपना थंब लगाओ, एक आंख बंद करो, उससे देखो और दूसरे आंख से देखो, तो आपको सीन जो है वो आपको चेंज नजर आएंगे। तो जो जितनी दूर होगी वो चीज़, तो दो इमेजेस में आपको मोर सिमिलर होंगी, ठीक है, ज़्यादा वो अब मतलब शिफ्ट नहीं होगा। और जितनी करीब होगी तो आपको जो आपको दिखेगा, मतलब जो इमेज बनेगी आपकी आईज पे वो अलग अलग होंगी। या आप एक्सपेरिमेंट करके खुद से देख सकते हो। आप थंब लगाना अपना और एक आंख बंद करके एक आंख दूसरे आंख से देखना, तो दोनों विजन में आपको चेंज नजर आएगा दोनों आंखों से। ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दिस इज मोनोक्यूलर डेप्थ क्यू और बायनोक्यूलर में सिर्फ दो ही आते हैं। तो जो स्टीरियोप्सिस है इसी को ही रेटिनल डिस्पैरिटी या बायनोक्यूलर डिस्पैरिटी दोनों में से कुछ भी कह सकते हैं।
क्वेश्चन 31 इज अकॉर्डिंग टू द प्रीमैक प्रिंसिपल अ रीइंफोर्सर कैन बी एनीथिंग दैट। तो प्रीमैक प्रिंसिपल बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी ऐसा प्रिंसिपल जिसमें जो भी लो एक्टिविटी है, जो एक्टिविटी हमें पसंद नहीं है, हम उसको ही एज अ री मतलब उसको री करने के लिए हम हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको स्पेनिश नहीं पसंद है बच्चे को, ठीक है, और उसको आइसक्रीम खाना है, तो हम उससे ये बोलेंगे कि आप स्पेनिश खत्म कर लो, उसके बाद आपको आइसक्रीम मिलेगी। तो ये है प्रीमैक प्रिंसिपल, इसको ग्रैंड मास रूल भी बोला जाता है। ठीक है, तो एक जो लेस डिजायरेबल बिहेवियर है, लेस प्रोबेबिलिटी बिहेवियर है, उसको करवाने के लिए जो हाई प्रोबेबिलिटी बिहेवियर है उसको हम एज अ रीइंफोर्समेंट यूज कर सकते हैं। ओके, फिर धीरे धीरे क्या होगा, जो बच्चा है वो स्पेनिश खाना सीख जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि हाँ अब इसके बाद मुझे ये मिलेगा, और अगर वो उसके बाद कुछ टाइम बाद वो चीज़ नहीं भी मिले तो बिकॉज ऑफ दिस लर्निंग उसका मतलब वो सीख जाएगा। So here the option number 4 is correct, is valued by the organism such as the activity। तो अगर वो एक्टिविटी उसके लिए इंपॉर्टेंट है, आइसक्रीम अगर उसके लिए इंपॉर्टेंट है, वो तभी स्पेनिश खाएगा। तो स्पेनिश खाने के लिए आपको उसको कुछ ऐसी चीज देनी पड़ेगी जो उसको पसंद ऑलरेडी हो। ठीक है। क्वेश्चन 32 इज इंस्टिंक्चुअल ड्रिफ्ट एंड टेस्ट एवर्जन आर बोथ एग्जाम्पल ऑफ। तो ऑप्शन नंबर 4 है बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स ऑन लर्निंग। ठीक है, इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट का मतलब ये है कि जैसे कि कोई भी एनिमल है, आप हर एनिमल को हर चीज़ नहीं सिखा सकते हैं। ठीक है, एक डॉग को अगर आप ट्रेन करते हो कि जब भी गेस्ट आए तो बार्क नहीं करना है, ठीक है, लेकिन बिकॉज वो डॉग है और उसके जो फितरत कह सकते हैं कि उसकी ये इनबॉर्न टेंडेंसी है कि बार्क करना, तो आप उसको ये नहीं सिखा सकते हो कि बार्क नहीं करना। ठीक है, वो हो सकता है थोड़ा टाइम में सीख ले, लेकिन उसके बाद वो आप उसको मतलब 100% श्योर नहीं हो सकते हो कि अब वो कभी बात नहीं करेगा जब भी गेस्ट आएंगे तो। ठीक है, तो वो जो टेंडेंसी जब जो एनिमल है या ह्यूमंस हैं वो वापस प्री लर्नड एक्टिविटी की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं इंस्टिंक्चुअल ड्रिफ्ट। तो इस पे केलर ब्रिलैंड एंड मैरियन ब्रिलैंड ने रैकून पे ये एक्सपेरिमेंट किया था। रकून एंड पिग्स, इन दोनों एनिमल्स पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और वहीं से ही ये टर्म निकल के आया है इंस्टिंक्टिव ड्रिफ्ट। ओके, या इंस्टिंक्चुअल ड्रिफ्ट। उसके बाद टेस्ट एवर्जन का मतलब ये होता है कि जब आपने कोई भी ऐसी चीज़ खाई और उसके बाद आपको बायोलॉजिकली कुछ, जैसे आपने कुछ भी खा लिया और उसके कुछ टाइम बाद आपको वॉमिटिंग हो गई, तो आपको ये लग सकता है कि जो मैंने खाया है बिकॉज ऑफ दैट मुझे वॉमिटिंग हुई है। तो आप क्या करोगे, नेक्स्ट टाइम से आपको उस डिश की तरफ एक अवर्जन, एक मतलब एक नेगेटिव फीलिंग आपके लिए आ जाएगी उसकी, क्योंकि जब भी आप उस डिश के बारे में सोचोगे तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ मुझे वॉमिटिंग हो गई थी इसको खाने के बाद। सो दिस इज कॉल्ड टेस्ट एवर्जन। तो ये दोनों ही एग्जाम्पल हैं बायोलॉजिकल कंस्ट्रेंट्स ऑन लर्निंग, यानी कि लर्निंग आप में जो बायोलॉजिकल रुकावट, कंस्ट्रेंट मतलब रुकावट, तो लर्निंग में जब बायोलॉजिकल रुकावट पैदा होती है तो these are the two example of this instinctual drift and taste aversion. Question number 33 is Seligman found many similarities between his helpless dogs and people suffering from। तो learned helplessness का जो concept है वो सेलिगमैन ने दिया था। उन्होंने एक डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। तो व्हाट ही फाउंड कि एक डॉग को एक ऐसी जगह रखा जहाँ पे उन्होंने करंट दिया, ठीक है, और उसको बांध के रखा हुआ था कि वो भाग ना पाए उस करंट से। ठीक है, उसके बाद कुछ टाइम बाद इसी तरह किया, फिर उसने क्या किया कि जो उसको जो जिस चीज़ से बांध के रखा था मतलब उसको खुला छोड़ दिया और फिर करंट दिया। तो डॉग ने मतलब एस्केप करना छोड़ दिया, वो उस जगह बैठा रहा, क्या सोच के कि मैं इस सिचुएशन से बच नहीं सकता हूँ, क्योंकि जब वो बचना चाह रहा था तो वो बच नहीं पाया क्योंकि वो बंधा हुआ था। तो अब उसने ये लर्न कर लिया हेल्पलेस होना। ओके, तो इसको लर्नड हेल्पलेसनेस बोलते हैं। तो ये जो थ्योरी है ये डिप्रेशन से भी रिलेटेड हो सकती है कि डिप्रेशन में भी क्या है कि इंसान को ये लगता है कि मैं इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल सकता हूँ, एवरीथिंग इज आउट ऑफ कंट्रोल। तो हो भी सकता है कि वो निकल सकता हो, लेकिन क्योंकि उसने ये चीज़ सीख ली है, जब वो चाह रहा था कि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकलूँ वो नहीं निकल पा रहा था। ठीक है, तो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लर्नड हेल्पलेसनेस अप्लाइड इन डिप्रेशन। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। Question 34 is which one of the following statement about flash bulb memory is false। ठीक है, तो फ्लैश बल्ब मेमोरी का मतलब होता है कि वो मेमोरी जब आप कोई भी अनएक्सपेक्टेड इवेंट या कोई भी ऐसी न्यूज़ सुनो जो अनएक्सपेक्टेड हो, इधर नेगेटिव और पॉजिटिव, तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आपके जो इमोशंस होते हैं, जो इमोशनल एसोसिएशन होता है उस न्यूज़ को सुनने के साथ, तो वो एक बहुत ही विविड होता है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड होता है। सपोज करिए आप कहीं पे थे, ठीक है, आप रोड पे हो या कहीं पे भी हो और आपने यू हैव हर्ड अ न्यूज़ ऑफ समवंस डेथ जो आपके बहुत क्लोज था।
तो उस टाइम पे आपने जो भी फील किया, आपके आसपास जो भी हो रहा था, ठीक है, वो सब एक तरह से आपके एक पिक्चर की तरह आपके सामने चलने लगेगी, ठीक है। और वो सीन जब आपको वो न्यूज़ मिली तो आप वो लाइफ टाइम के लिए नहीं भूल सकते हो, ठीक है। तो वो है फ्लैश बल्ब मेमोरी। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो ऑप्शन नंबर 2 है और ऑप्शन 4 है, क्योंकि ये पर्सनल भी है, होती है, और विविड और डिटेल दोनों होती है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। ऑप्शन 2 ऑप्शन 4 बोथ कैन बी करेक्ट, ओके। क्वेश्चन 35 इज विच सेट ऑफ प्रोसेस इज इन्वॉल्व इन स्टोरिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इन लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो कौन सा प्रोसेस है जिससे जो भी इन्फॉर्मेशन है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है? द आंसर इज कंसोलिडेशन, ओके। कंसोलिडेशन इज द वे बाय विच मेमोरीज आर प्रोसेस्ड, ठीक है। एक तरीका है, एक मैकेनिज्म है हमारे ब्रेन में जो शॉर्ट टर्म मेमोरीज को लॉन्ग टर्म मेमोरीज में कन्वर्ट करती है, ठीक है। तो अगर ये कन्वर्जन ना हो, ये कंसोलिडेशन ना हो, तो हमारी जो लॉन्ग टर्म मेमोरी है वो कभी बने ना। तो इन द प्रीवियस वीडियो आई हैव एक्सप्लेन विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसोलिडेशन। इफ यू हैव वॉच दैट वीडियो, कमेंट दैट इन द कॉमेंट सेक्शन कि कौन सा पार्ट है जो कंसोलिडेट करता है हमारे ब्रेन में। Question number 36 is if primary reinforcement is given in larger quantity after few trials the animal will। तो ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा एम्बिगुअस है बिकॉज ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है, ऐसी कोई फाइंडिंग्स नहीं आई हैं जिससे हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकें कि अगर प्राइमरी रीइंफोर्समेंट बेसिकली इंक्लूड वो सारी रीइंफोर्समेंट जो हमारे बायोलॉजिकल नीड को फुलफिल करे, ठीक है, हंगर, थर्स्ट या इस तरह की चीज़ें। तो अगर वो चीज़ हम ज़्यादा क्वांटिटी में दें तो कुछ ट्रायल्स के बाद क्या होगा, ठीक है। तो as per my knowledge there is no such experiment which proves or which answers this particular question, so I cannot say, but common sense से आप कह सकते हो कि ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है या ऑप्शन 4 हो सकता है, but nothing can be said in confirmation. Question number 37 is the best method for encoding long term memory is probably to use। अगर आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई भी चीज़ डालनी है तो उसके लिए जो बेस्ट मेथड है वो कौन सा मेथड है? तो ऑप्शन नंबर 3 इज इलेबोरेटिव रिहर्सल, इट इज़ द करेक्ट आंसर। इलेबोरेटिव रिहर्सल का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को जब हम समझ के अपने लॉन्ग टर्म मेमोरी में डालते हैं, इलेबोरेट का मतलब ही ये होता है कि उसको बहुत ज़्यादा मतलब डिटेल्ड में पढ़ना समझना, ठीक है। तो वहाँ से जब कोई भी चीज़ हमारे ब्रेन में जाती है तो वो हमें ज़्यादा वक्त तक याद रहती है। इसका एग्जांपल बहुत सिंपल है कि जब आप कोई चीज़ पढ़ के उसका कॉन्सेप्ट समझ के मीनिंग समझ के याद करते हो तो वो आपको ज़्यादा लंबे वक्त तक ही याद रहती है। तो दिस इज इलेबोरेटिव रिहर्सल, ओके। ये बेस्ट मेथड है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कुछ रखना है तो आप उसकी डिटेल समझो, उसके अंदर का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो समझो, तो वो आपको ज़्यादा वक्त तक याद रहेगी। मेंटेनेंस रिहर्सल भी एक प्रोसेस होता है, एक मेथड होता है जिससे हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में कोई भी चीज़ डाल सकते हैं। मेंटेनेंस रिहर्सल में मतलब होता है मेंटेन का मतलब हम कोई भी चीज़ रिपीट कर करके उसको अपने माइंड में डाल सकते हैं। जैसे कि हम लोग ने बचपन में बहुत सारी पोएम्स लर्न करी, हमने टेबल्स याद करे, ठीक है। तो हमने क्या था, वो बार बार रिपीट करने से वो हमें याद हुआ और आज तक याद है वो सारी चीज़ें। तो दैट इज बिकॉज ऑफ मेंटेनेंस रिहर्सल। Question number 38 is when a person forgets what someone has just said because he was not paying attention to the speaker at all. It is an example of। तो अगर कोई भी पर्सन भूल जाता है what someone has just said, क्योंकि वो अटेंशन नहीं पे कर रहा था जब स्पीकर बोल रहा था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि बहुत बार ऐसा होता है, हम फ़ोन चला रहे होते हैं या टीवी देख रहे होते हैं और हम कोई आकर हमसे कुछ कहकर चला गया, ठीक है, हमने उसको सुन तो लिया लेकिन हम भूल गए। तो बिकॉज वी वर यूजिंग मोबाइल और वी वर वॉचिंग टेलीविजन, तो हमने उसको प्रॉपरली अपने ब्रेन में स्टोर नहीं कर पाया हमने उस चीज़ को। तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ एनकोडिंग फेलियर। एनकोडिंग जो थी वही नहीं हुई कि हमारे ब्रेन में इंफॉर्मेशन पहुंची ही नहीं। तो एनकोडिंग बेसिकली जो सबसे पहला स्टेप होता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाए, ठीक है, सेंसरी इवेंट्स से सबसे पहले एनकोडिंग होती है। तो एनकोडिंग के बाद इंफॉर्मेशन जो होती है वो सेंसरी मेमोरी में जाती है। तो अगर फर्स्ट स्टेप होता है एनकोडिंग, अगर हमने अटेंशन पे नहीं किया तो एनकोडिंग फेलियर हो जाएगा, ओके। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। क्वेश्चन 39 इज इन द गेम शो कौन बनेगा करोड़पति, पार्टिसिपेंट्स आर आस्क्ड अ सीरीज ऑफ क्वेश्चंस ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन ऑल्दो ऑफ इंक्रीजिंग डिफिकल्टी। द टाइप ऑफ मेमोरी नीडेड टू एक्सेस द आंसर ऑफ टू दीज काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। तो यहाँ पे बस इतना पूछ रहे हैं आप, इस क्वेश्चन में जो कीवर्ड है दैट इज द जनरल इन्फॉर्मेशन। यहाँ से आप समझ सकते हो कि इसका आंसर क्या होगा, भले ही आपको पूरा क्वेश्चन की लैंग्वेज या कुछ भी ना समझ में आया हो। तो जनरल इन्फॉर्मेशन जो होती है वो सिमेंटिक मेमोरी होती है। सिमेंटिक मेमोरी इज द मेमोरी ऑफ जनरल इन्फॉर्मेशन, जो भी फैक्ट्स होते हैं, ठीक है। इंडिया की कैपिटल दिल्ली है,
2 × 2 4 होता है, ठीक है। तो इस तरह के जो जनरल फैक्ट्स होते हैं ये सब सिमेंटिक मेमोरी के लिए होते हैं। एपिसोडिक मेमोरी का मतलब होता है कोई भी इवेंट, हमारी पर्सनल लाइफ का कोई भी इवेंट, आपका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल, फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज, फर्स्ट डे ऑफ जॉब, ठीक है, वो हमारी एपिसोडिक मेमोरी में आ जाएगा। वर्किंग मेमोरी जो शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है उसी का दूसरा नाम है। प्रोसीजरल मेमोरी, हाउ टू कोम्ब, हाउ टू स्विम, ठीक है, खाना कैसे बनाना है, बुक कैसे खोलनी है, दरवाज़ा कैसे खोलना है, बंद कैसे करना है। तो ये जो मोटर एक्टिविटीज़ होती हैं ये हमें कॉन्शियसली सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये अनकॉन्शियस होती हैं, ठीक है। हमें हर बार सोचना नहीं पड़ता है कि शूलेस कैसे टाई करना है या दरवाज़ा कैसे खोलना है, बंद करना है, ठीक है। इट इज़ स्टोर्ड, हम नींद में भी कर सकते हैं वो चीज़ें। तो इसको बोलते हैं प्रोसीजरल मेमोरी। प्रोसीजरल मेमोरी का दूसरा नाम होता है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। और जो एपिसोडिक मेमोरी और सिमेंटिक मेमोरी है ये डिक्लेरेटिव मेमोरी का पार्ट है। डिक्लेरेटिव मेमोरी का मतलब कि हम जो भी चीज़ है उसको बोल के बता सकते हैं, ठीक है। एपिसोडिक मेमोरी आप बता सकते हो आपका फर्स्ट डे ऑफ स्कूल कैसा था। सिमेंटिक मेमोरी जनरल नॉलेज आप बता सकते हो, डिक्लेयर कर सकते हो, बोल सकते हो। नॉन डिक्लेरेटिव का मतलब आप बोल नहीं सकते हो उस चीज़ को, नॉन डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। आप सिर्फ शो कर सकते हो। अगर आपसे मैं पूछूँ साइकिल कैसे चलाते हैं तो आप मुझे बताओगे नहीं ओरली, आप मुझे चला के दिखाओगे कि ऐसे चलाते हैं, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसीजरल मेमोरी विच यू कैन नॉट डिक्लेयर बट ओनली कैन शो। Question 40 and last question of this video is in the following which is the most similar to the concept of long term memory। तो ये आपको एक एनालॉजी की तरह है कि इनमें से जो लॉन्ग टर्म मेमोरी के लिए कौन सा मतलब कौन सी एनालॉजी है। तो द फाइलिंग कैबिनेट, ठीक है, एक ऐसी जगह जहाँ पे आप अपने फाइल्स को स्टोर कर देते हो और वो लॉन्ग टर्म के लिए वहाँ पे पड़ी रहती है, ठीक है। डेस्कटॉप जो है वो एक तरह से आपकी वर्किंग मेमोरी हो सकती है, ठीक है, कि का जो आपका सामान आपने जो डेस्क के टेबल के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है, तो वो आपके एक तरह से शॉर्ट टर्म मेमोरी या वर्किंग मेमोरी में आ सकता है। जो फाइलिंग कैबिनेट है जहाँ पे आप पूरी फाइल्स अपनी स्टोर कर देते हो और रेयरली उसको यूज़ करते हो या मतलब एक तरह का स्टोरेज होता है वो, तो उसको आप लॉन्ग टर्म मेमोरी से एनालॉगस कर सकते हो। सो दिस वॉज इट। तो ये थे 20 क्वेश्चन। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस फर्दर 20 क्वेश्चन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे अहेड।